ओके गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अपना चैनल। और इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम अपना घटना चक्र। ठीक है, सेकंड चैप्टर मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है अपने पास? चैप्टर का नाम इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल्स। ठीक है, तो अभी चल रही है अपनी मॉडर्न इंडिया। इससे पहले अपन ने जो लेक्चर किया है वो किया है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो चलते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना किसी फालतू के फिजूल टाइम का ख़राब किए हुए। तो लेट्स रीड द पहला क्वेश्चन। जिसको अगर अपना आराम से अटैम्प्ट करना हो तो आप क्वेश्चन पढ़िए और उसको 15-20 सेकंड जितना आपको टाइम लगता है आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यू कैन अटैम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स बिगिन द अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल गवर्नर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, आखिरी गवर्नर बंगाल का जो अपॉइंट किया गया था मुगल एम्परर द्वारा, वो कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वो मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान आखिरी बंदा था जिसको मुगल्स ने अपॉइंट किया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, चलते हैं नीचे। फ़रूख सियार ने क्या किया था भाई? जो मुर्शीद कुली खान जो गवर्नर था बंगाल का, 1717 में उसको बना दिया। ठीक है, सुजाउद्दीन था उसका सन इन लॉ, किसका? मुर्शीद कुली खान का। देखो सब सिंपल बात है कि भाई जो फ़रूख सियार है ना, इसको एक बार जूम आउट करते हैं, ये थोड़ा सा शायद पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, तो फ़रूख सियार ने क्या किया भाई? मुर्शीद कुली खान को अपॉइंट कर दिया बंगाल का गवर्नर 1717 के अंदर ऑफिशियली। ठीक है, इसके बाद जो मुर्शीद कुली खान का जो दामाद होता है सुजाउद्दीन, वो बना बंगाल का गवर्नर मुर्शीद कुली खान की डेथ के बाद। और जब ये गवर्नर बनता है तो इसको रेटिफाई किया गया मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, रेटिफाई मतलब मंजूरी दे दी गई, ना कि इसको प्रमोट किया गया। समझ रहे हो बात मेरी? मतलब क्या हुआ कि फ़रूख सियार ने तो बिल्कुल प्रमोशन किया है मुर्शीद कुली खान का कि जाओ भाई तुम बंगाल का गवर्नर बन जाओ, लेकिन जो इसका दामाद होता है मुर्शीद कुली खान का सुजाउद्दीन, उसको रेटिफाई कर दिया गया था कि भाई तुम अब से गवर्नर हो। इसलिए ये जो फादर इन लॉ वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर इंडिपेंडेंटली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्टेटमेंट जो है ना, इसका सारा खेल स्टेटमेंट के अंदर ही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन पढ़ो, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगेन, दिस इज द की वर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बिगेन द कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। देखो, अगर कोई कहे कि भाई कौन से वॉर के थ्रू ब्रिटिश जो है वो इन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के अंदर अपना दबदबा एस्टेब्लिश कर लिया था, तो वो कहेंगे अपन बैटल ऑफ बक्सर। लेकिन ये कह रहा है कि बिगिन कौन से वॉर के थ्रू इनकी जो कंसोलिडेशन है वो चालू हुई थी, तो चालू किससे हुई थी? बैटल ऑफ प्लासी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू चालू हुई। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। देखो, ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया जो है वो बैटल ऑफ प्लासी से चालू हुई। ब्रिटिश ने क्या किया, जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला को हराया 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। ठीक है, इंडिया की तरफ से लड़ाई कर रहा था सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश की तरफ से जो कमांड कर रहा था या फिर जो मेन आर्मी था वो था रॉबर्ट क्लाइव। एक्चुअली में क्या होता है कि जो लड़ाई थी ना बैटल ऑफ प्लासी, ये कभी लड़ी ही नहीं गई। मतलब लड़ी ही नहीं गई का मतलब क्या हुआ? जो मेन लोग थे सिराजुद्दौला के, वो सारे के सारे इसको धोखा देकर चले गए। कौन कौन? सबसे पहले आता है इसका मीर जाफ़र जो था कमांडर था इनकी आर्मी का, नवाब की आर्मी का, सिराजुद्दौला की, वो चला गया भाई साहब अंग्रेज़ों की तरफ। राय दुर्लभ ये था जगत सेठ, जो कि बढ़िया पैसे वाला आदमी था, ये चला गया अंग्रेज़ों की तरफ। और यार लतीफ़ खान ये भी छोड़ के चला गया। तो ये जो मेन आदमी थे ना, जो ये सारे के सारे चले गए अंग्रेज़ों की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सिराज भाई साहब थे वो लड़ाई के बीच में ही छोड़ के चले गए लड़ाई को, और सारी की सारी गड़बड़ हो गई। ठीक है, और साफ साफ लिखा गया है इसके अंदर कि बैटल ऑफ प्लासी जो है ना, बैटल ऑफ प्लासी का जो सारा काम था वो सारा धोखाधड़ी का काम था। अगला जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर लिखा आएगा कि भाई साहब
इंडियन लोगों की ट्रेचरी की वजह से ये अपन बैटल ऑफ प्लासी हार गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन बैटल ऑफ, अभी अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा कि सिराजुद्दौला कब हारा था, सिराजुद्दौला हारा था बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। वेरी गुड, सेम क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, पहली लड़ाई किसने लड़ी भाई, पहली लड़ाई का जो अपने पास जिसने बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला को हराया उसी को बोलते हैं अपन फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, जिसने बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला को हराया। यार मैंने अभी ठंडा पानी पी लिया है और मेरी मुंह में से जवान बाहर आ नहीं रही है। खैर, तो क्या है क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। रॉबर्ट क्लाइव फाउंडर था ब्रिटिश एम्पायर का इंडिया के अंदर, जिसने सिराजुद्दौला को हराया बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब कहता है कि कौन ऐसा बंदा था जो, क्वेश्चन पढ़ो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज हेवन बोर्न जनरल, इसका आंसर इज ऑल्सो रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? क्योंकि देखो भाई साहब, रॉबर्ट क्लाइव कंपनी को शुरू के तौर में एक क्लर्क के उस पर ज्वाइन करता है, क्लर्क की पोस्ट पे, ठीक है, और ये अल्टीमेटली बन जाता है बंगाल का गवर्नर, समझ रहे हो। इसने भाई साहब पूरा का पूरा साउथ के अंदर जो एंग्लो फ्रेंच लड़ाई होती है उसके अंदर ये बढ़िया काम करता है। उसके बाद ये नॉर्थ में आता है, उसके अंदर नॉर्थ के अंदर ये क्या कहते हैं, ये वाली लड़ाई होती है अपनी बैटल ऑफ प्लासी, उसके अंदर ये बढ़िया काम करता है तो, और अंग्रेज़ों को जितवा देता है। इसलिए इसका अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया 1757 से लेकर 1760 और 1765 से लेकर 67 तक था ये। और उसने क्या किया, अवध के नवाब जो था, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला, देखो अभी नाम याद रखना है। अब अपन ने क्या पढ़ा कि बंगाल का नवाब था सिराज-उद-दौला, ठीक है, और अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। ये सारे सारे नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रहे हैं तो लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इससे साइन करवाया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, और इसी की वजह से, क्लाइव की वजह से ही अपने साइन होती है कौन सी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर 2 ट्रीटी होती हैं। एक ट्रीटी जो होती है वो होती है नवाब ऑफ अवध के साथ, और एक ट्रीटी होती है अपने पास आलम शाह II के साथ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है। और इसने क्या किया, ही एस्टेब्लिश्ड बंगाल को एक प्रीडेटरी स्टेट के तौर पर। और विलियम पिट कहते हैं कि ये जो अपने रॉबर्ट क्लाइव है, ही वाज हेवन बोर्न जनरल हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसका आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। किसने बनाई? विलियम जोन्स भाऊ ने बनाई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता। कुछ नहीं एक्सप्लेनेशन के अंदर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर बनती है बाय विलियम जोन्स। अब देखो ये क्वेश्चन आया कि बैटल फील्ड ऑफ प्लासी कहाँ पे है, प्लासी का जो भूमि है जहाँ पे लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई। देखो अपना साफ सिंपल क्वेश्चन अगर ये आता है और अपने को नहीं पता इसमें क्या आंसर है, तो अपने को पता है कि भाई बंगाल का नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। तो बंगाल का नवाब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंग्लैंड गया वो लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो अपन एक बिल्कुल कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर सोचें तो वेस्ट बंगाल में ही होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये है। अब यही एक सबसे सिंपल तुक्का लग रहा है जिसको अपन मार सकते हैं, इसीलिए अपन ये तुक्का मारेंगे। और इसका वैसे भी आंसर वेस्ट बंगाल है, तो डी इज़ द राइट आंसर। जो प्लासी है वो कहाँ पे है? भागीरथी रिवर के पास में है, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7 शायद, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये वही चल रहा है कि भाई 23 लास्ट क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है ये। 23 जून 1757 के अंदर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको लैड कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, उसने हरा दिया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? ठीक है, अब देखो अपन यहाँ पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 23 जून 1757, तो भाई 1757 के अंदर हुई है, राइट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड, इनमें से किस बंदे ने कैपिटल अपने शिफ्ट कर ली मुर्शिदाबाद से मुंगेर? देखो इसका जो आंसर है दैट इज़ मीर कासिम। होता क्या है कि जैसे ही सिराजुद्दौला को भगा दिया गया
यहाँ से बंगाल से लड़ाई करके बैटल ऑफ प्लासी के बाद, तो सिराजुद्दौला के बाद जो अपना वो बनता है, इसकी स्पेलिंग देख लो यार, ठीक ही की बात है, ठीक है। जैसे ही सिराजुद्दौला यहाँ चला जाता है तो उसके बाद जो बंगाल का नवाब बनता है वो बनता है मीर जाफ़र, जो कि सिराजुद्दौला का कमांडर था आर्मी का, ठीक है। अंग्रेज़ इसको अपॉइंट कर देते हैं कि जा भाई तू बन जा, और अंग्रेज़ इसको बोलते हैं कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए, ये हमारी कंपनी की ओब्लिगेशंस हैं, ये तू पूरी करता रही हो। लेकिन उन ओब्लिगेशंस को मीर जाफ़र पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मीर जाफ़र को हटा के कंपनी मीर कासिम को बना देती है यहाँ का गवर्नर। और जो मीर कासिम था, मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। समझ रहे हो आप? मीर कासिम कौन था? मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र। अब मीर कासिम बन गया। मीर कासिम जो है ना, ये मीर जाफ़र इससे तो बहुत समझदार आदमी था। देखो मीर जाफ़र ने खुद नवाब बनने के चक्कर में सिराजुद्दौला के साथ धोखा कर दिया, लेकिन मीर कासिम थोड़ा समझदार आदमी था। मीर कासिम ने क्या किया कि इसको लगा कि भाई साहब ये जो अंग्रेज़ जो है ना, इनसे थोड़ा सा दूरी बनाई जाए, ठीक है, ताकि हमारे डे टू डे वर्किंग के अंदर ये इंटरफेरेंस ना कर पाएँ। तो जो मुर्शिदाबाद था वो कलकत्ता के पास में था, और मुर्शिदाबाद कलकत्ता के पास में था, और कलकत्ता के अंदर अपने अंग्रेज़ थे, इसलिए इसने क्या किया, अपने कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुंगेर, ठीक है। और मुंगेर में कैपिटल शिफ्ट की, और मुंगेर में जाने के बाद मीर कासिम ने वहाँ पे बनाई एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब होता है वहाँ पे बनाता है वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ऑर्डिनेंस NANC, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। तो ये क्या किया, मीर कासिम समझदार आदमी था, इसने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर में जाके इसने लगाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन फैक्ट्री। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, तो इसलिए इसका देखो IAS पर 2005 में आया क्वेश्चन है ये। अब इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। मीर कासिम जो था वाज मोस्ट एफिशिएंट सक्सेसर अमंग द सक्सेसर्स ऑफ द नवाब अली वर्दी खान, ठीक है। नवाब अली वर्दी खान के बाद जो आने वाले लोग थे उनमें से सबसे एफिशिएंट आदमी मीर कासिम ही था। उसने क्या किया, उसने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और ऐसा उसने क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि जो ब्रिटिशर्स है उनका इंटरफेरेंस कम से कम रहे। अपनी आर्मी को मीर कासिम ने यूरोपियन मॉडल पे ऑर्गेनाइज़ किया। उसने आर्म्स की फैक्ट्री लगाई, एम्यूनेशन की फैक्ट्री लगाई, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई मुंगेर में, ठीक है। उसने भाई साहब मैच लोग गन्स बनाए, टैंक बनाए, ठीक है। मीर कासिम ने एफर्ट्स किए कि उसके स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो जाए, ठीक है। इसलिए जो ऑफिसर फालतू का गलत काम किया करते, मतलब जो पैसे में धांधली किया करते, करप्शन किया करते, उनके ऊपर बढ़िया टैक्स लगाया करता। उसके बाद मीर कासिम ने नए टैक्स भी लगाए, पुराने वाले टैक्स को बढ़ाया, और पुराने वाले टैक्स के अंदर 3/32 पार्ट ऑफ टैक्स उसका प्लस कर दिया। मतलब मान लो पिछली बार अगर X टैक्स लग रहा था तो अब X प्लस इतना टैक्स हो जाएगा। कितना टैक्स हो जाएगा? अगर मान लो पहले X टैक्स लग रहा था ना, चलो मान लो पहले 1 टैक्स लग रहा था, और जो अब टैक्स लगेगा वो लगेगा 1 + 3/32, ठीक है। और खीरी जमा टैक्स जो है वो उसने कलेक्ट किया। ही कलेक्टेड 1 मोर टैक्स, जिसको बोलते हैं खीरी जमा टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था, इसके शायद क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में, उसके अंदर ये था कि कौन से वॉर से ब्रिटिश सुप्रीमेसी की शुरुआत होती है इंडिया के अंदर। लेकिन ये क्या कह रखा है इस वाले क्वेश्चन में कि मोस्ट डिसाइसिव बैटल जिसकी वजह से ब्रिटिश की सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश हो गई, ठीक है ना, अब एस्टेब्लिश हो चुकी है। उसमें पूछा था कौन सी वॉर से ब्रिटिश की सुप्रीमेसी चालू हुई थी, तो इसका आंसर होएगा बैटल ऑफ बक्सर। देखो बैटल ऑफ जो प्लासी होती है वो किस किस के बीच में होती है? बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो होती है अपनी अंग्रेज़ों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक है। अंग्रेज़ों के बीच में होती है और सिराजुद्दौला के बीच में होती है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होती है? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है मराठास के बीच में, और ऊपर से वो शायद अलीवर्दी खान आता है, उसके उन दोनों के बीच में आती है, और अलीवर्दी खान आके मराठास की पिटाई कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बैटल ऑफ वंडीवश होती है ये किस किस के बीच में होती है? ये जो है ये होती है अपनी अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। बैटल ऑफ वंडीवश होती है अंग्रेज़ों के बीच में, फ्रेंच के बीच में। तो अब अंग्रेज़ों और फ्रेंच के बीच में लड़ाई हो रही है, ये तो कुछ बात बनी नहीं, और ये मराठास के बीच में और उसके बीच में लड़ाई हो रही है। खैर तो फालतू इन्फॉर्मेशन बता दी
लेकिन बैटल ऑफ बक्सर की वजह से अपने पास यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है अंग्रेज़ों की सुप्रीमेसी। इसका देखो आप एक्सप्लेनेशन, 22 अक्टूबर, कुछ जगह मैंने इसको 23 अक्टूबर भी पढ़ा है, 1764 के अंदर आर्मी ने, ब्रिटिश आर्मी ने किस किस को हराया? ब्रिटिश आर्मी ने अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और मुग़ल एम्परर शाह आलम, इन तीनों को हराया। ठीक है, ये अगर यूँ मान लो कि भाई साहब यहाँ पे अपना शाह आलम हार गया, इसका मतलब तो पूरा राजपाट चला गया इंडिया का अंग्रेज़ों के हाथ में। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इट वाज अ डिसाइसिव बैटल। ठीक है, और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मेजर हेक्टर मिनरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है। और देखो ये जो सारी चीज़ है ना, ये चीज़ सब कोई काम की नहीं है इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि भाई साहब बैटल ऑफ बक्सर होता कैसे है। यहाँ पे जो मीर जाफ़र है ना, मीर जाफ़र क्या होता है कि मीर जाफ़र कंपनी को छेड़ देता है। ठीक है, फिर उधर से कंपनी वाले इस पर अटैक करते हैं, तो मीर जाफ़र छोड़ के भाग जाता है यहाँ पे अवध के पास और इनके पास, दिल्ली वाले उनके पास। जब अवध के पास जाएगा तो इनको कहेगा कि भाई हमारी मदद करो, और दिल्ली वाले जो शाह आलम है वो कहेंगे चलो ठीक है हम सारे मिलकर अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने अलायंस बना ली। ठीक है, जब ये अलायंस बनती है तो अलायंस के बाद ये जाते हैं लड़ाई करने बक्सर में अंग्रेज़ों के साथ। अब अंग्रेज़ इन तीनों को कूट देते हैं, मतलब जो अलायंस बनी है शाह आलम की, शाह आलम कौन? अपना मुग़ल एम्परर, शुजाउद्दौला जो अपना अवध का नवाब है, और मीर जाफ़र जो अपना नवाब था ही बंगाल का, जो भाग गया था बंगाल से। ठीक है, मतलब जब इन्होंने मीर जाफ़र नहीं, आई एम सॉरी, मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम, आई एम सो सॉरी, मीर कासिम बंदा था जो कि, तो ये तीनों मिलकर लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन इनको अंग्रेज़ हरा देते हैं। तो इसका मतलब जब इंडिया का मुग़ल एम्परर इतना बड़ा राजा है जब हार रहा है, तो उसका मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया हार गया। और जैसे बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 के अंदर, तो 1765 में होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, 1 साल बाद। ठीक है, जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है तो उसके अंदर 2 ट्रीटीज़ होती हैं। एक ट्रीटी के अंदर जो होता है वो अंग्रेज़ करते हैं ट्रीटी इसके साथ, नवाब ऑफ अवध के साथ, और एक ट्रीटी होती है वो होती है शाह आलम 2 के साथ। ठीक है, जब शाह आलम 2 के साथ ट्रीटी होती है तो शाह आलम 2 को बोल दिया जाता है कि भाई साहब तुम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 जगह हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट्स हैं, दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार, अब टैक्स कलेक्ट करेंगे कौन? अंग्रेज़। दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, तो ये करते हैं शाह आलम 2 के साथ। उसके अलावा अवध के साथ जो ट्रीटी होती है, अवध को बोल दिया जाता है कि भाई तुम इलाहाबाद वाली जगह और क्या कहते हैं कारा वाली जगह, ये दोनों जगह दे दो तुम किसको? शाह आलम को। ठीक है, अब शाह आलम आएगा, अब शाह आलम दिल्ली छोड़ कर रहेगा इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ट्रीटी होती है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, तब हम इसके बारे में बात करते रहेंगे। अब देखो हु वाज द, अभी अपन ने पूरी की पूरी रामायण पढ़ी कि बैटल ऑफ बक्सर के टाइम में दिल्ली का राजा कौन था। ठीक है, मैंने बताया आपको दिल्ली के अंदर शाह आलम 2 राज कर रहा था, अवध के अंदर शुजाउद्दौला राज कर रहा था, और बंगाल का जो नवाब था वो था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम था, तो ओ सॉरी मीर कासिम। अच्छा, ऐसे रंग भी चेंज होते हैं इसके अंदर यार, आई कैन चेंज द कलर्स। वाओ, ये येलो कलर कैसा है? येलो कलर तो आई थिंक बढ़िया है ना। तो मीर कासिम, तो मैंने बताया कि भाई जो दिल्ली का जो राजा था वो था अपने पास शाह आलम 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? शाह आलम 2 इज़ द राइट आंसर। 11th का आंसर इज शाह आलम 2। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब मैंने बताया कि भाई साहब मीर कासिम था। सबसे जो एबलेस्ट आदमी था वो मीर कासिम था। वो कैसे? मैंने बताया था कि भाई मीर जाफ़र का जो दामाद था वो मीर कासिम था। मीर जाफ़र को अपॉइंट किया गया था सिराजुद्दौला के बाद, नहीं, मीर जाफ़र को अपॉइंट किया था सिराजुद्दौला के बाद। देखो इन नाम्स में मेरे जवान पर फिसल रही है बार बार। सिराजुद्दौला के बाद अपॉइंट किया गया मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र जब कंपनी की जो सारी सारी कंडीशंस थे वो फुलफ़िल नहीं कर पाया, तो मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को अपॉइंट कर दिया गया था। और मीर कासिम जो है वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ये सारी कहानी हो चुकी है। इसका देख लेते हैं अपन एक्सप्लेनेशन। बैटल ऑफ बक्सर लड़ाई हुई 22 अक्टूबर 64 को। ठीक है, कंपनी की जो आर्मी थी उसको लीड कर रहे थे हेक्टर मिनरो,
इधर से इंडिया की आर्मी को लीड, इंडिया की आर्मी थी कंबाइंड आर्मी किस किस की, मीर कासिम की, शाह आलम टू की और अवध के नवाब की। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन, काम खत्म। ये कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13, आउट ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट डिसाइसिव बैटल फोर्ट बाई ईस्ट इंडिया कंपनी वाज, सबसे डिसाइसिव बैटल कौन सी थी? देखो भाई, पहली एंग्लो मैसूर वार जो थी ना, इसके अंदर अंग्रेज़ों को हरा दिया गया था। हैदर अली ने जो है वो इस बैटल में हरा दिया था। मतलब यूँ कह सकते हैं कि ये बैटल डिसाइसिव नहीं थी, या फिर लड़ते रह गए और लास्ट में कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला एंग्लो मैसूर वार का, तो इस बैटल के बारे में कुछ नहीं कह सकते। एंग्लो सिख वार ये तो बहुत बाद में होती है, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी में तो कुछ हुआ ही नहीं था। बैटल ऑफ प्लासी में तो सिर्फ बंगाल के ऊपर इनका राइट्स को एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका आंसर बैटल ऑफ बक्सर, जिसके अंदर पूरा नॉर्थ इंडिया इन्होंने कब्जा लिया था। अब देखो, फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज मार्क्ड बाई, सेम क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is considered to be most significant battle in the establishment of British India supremacy in India? देखो भाई, ये क्वेश्चन अभी अपन ने पढ़ा था, दोबारा आ गया, इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये शायद यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन होगा भाई, नहीं UPRO ARO के अंदर आया हुआ है। ये देखो, विद रेफरेंस टू हिंदू नवाब वजीर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ, जो कि साइड से कटा हुआ है, एक बार मुझे टाइम दीजिए। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस ऑफ द हिंदू नवाब वजीर ऑफ अवध, अवध के जो वजीर थे, हिंदू वजीर थे, ठीक है। कौन थे? हिंदू लोग वजीर थे इसके नवाब के, अवध वाले नवाब के। इनमें से कौन सी बात ठीक है? राजा टिकैत राय अर्थ मंत्री थे, नवाब अशरफुद्दौला। राजा टिकैत राय अर्थ मंत्री थे, नवाब अशरफुद्दौला के। अर्थ मंत्री क्या होता है? अर्थ मतलब पैसा, ठीक है। इकोनॉमी, मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब राजा टिकैत राय उस टाइम के निर्मला सीतारमन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2, यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका अपन ज़्यादा कुछ देखेंगे भी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्सक्योर टाइप का क्वेश्चन है। इसकी तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में भी कुछ नहीं दिया हुआ। जो राजा टिकैत राय थे वो अर्थ मंत्री बोल रखे, सीधा का सीधा बस स्टेटमेंट बोल दी। और यूजुअली हिंदू कास्ट वर प्लेस्ड इन द पोजीशंस, सेम जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दिए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स, किस रूलर ने दिए थे दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो भाई, अपन ने पूरी की पूरी रामायण पढ़ी कि भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद, किसके बाद? बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक होती है इलाहाबाद ट्रीटी। इलाहाबाद ट्रीटी के अंदर दो ट्रीटीज़ होती हैं, एक होती है अवध के नवाब के साथ और एक होती है शाह आलम टू के साथ, ठीक है। अवध के नवाब से क्या कहती है अंग्रेज़ सरकार? यूँ कहती है कि भाई तुम जो अपना ये सारा का सारा इलाहाबाद वाली जगह है ये दे दो तुम शाह आलम टू को, और शाह आलम टू यहाँ पे आके रहेगा। और शाह आलम टू को कहते हैं अंग्रेज़ कि भाई शाह आलम टू तुम हमको दे दो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स, ठीक है। तो किसने दिए दीवानी राइट्स? शाह आलम टू ने दिए। तो इनमें से कौन सा रूलर था दीवानी राइट देने वाला? शाह आलम टू। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17 डन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये देखो एक्सप्लेनेशन, देखो देखें एक्सप्लेनेशन। हाँ, एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब सेकंड ट्रीटी होती है इलाहाबाद की अगस्त 1765, देखो भाई साहब ये जो अगस्त 1765 है ना, ये अपन ने याद तो कर लिया, लेकिन इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसके अंदर ये पूछ रखा है कि डेट क्या थी,
ये जो 12 अगस्त वाला डेट है ना, ये ऐसे क्वेश्चन पता नहीं क्यों पूछते, कि डेट पूछ रहे हैं यार, हिस्ट्री में डेट तो नहीं पूछनी चाहिए, इधर रट्टा मरवाएंगे बच्चों से। खैर, जो सेकंड ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, उसके अंदर मुगल एम्परर शाह आलम टू उसने क्या किया, अब रहेगा भाई साहब इलाहाबाद के अंदर, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है कि इलाहाबाद और काड़ा या फिर कारा वाला रीजन था, वो अवध के नवाब ने दे दिया कंपनी को, या फिर कह सकते हैं शाह आलम को। कंपनी ने अपने ऑर्डर इशू किए 12 अगस्त 1765 को कि भाई साहब दीवानी राइट्स बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो है वो अब कंपनी के पास में हैं, और इस चीज़ के लिए कंपनी जो है 26 लाख रुपए देगी, किसको, शाह आलम को। उसके अलावा 53 लाख रुपए देगी निज़ामत के। मतलब क्या हुआ, ये इतना पैसा क्यों दे रही है कंपनी? कंपनी यूँ कह रही है कि भाई हमारे पास ना ही इतना टाइम है कि हम यहाँ का अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ का रेवेन्यू भी हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और ना ही यहाँ पे हमको, मतलब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, हम तुमको पैसे दे रहे हैं, इसके बदले में हमको सारा का सारा काम करके दे दो, यहाँ की सारी दीवानी वाले काम, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है कि इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव जो था वो गवर्नर था इंडिया बंगाल का, ठीक है। बस अब ये अपना शाह आलम ने लीगलाइज कर दिया कि भाई साहब कंपनी के पास सारे राइट हैं वहाँ के, वो फलाना ढिमकाना। और इसके बाद जो सक्सेसर आते हैं शाह आलम के सक्सेसर कौन कौन आते हैं? शाह आलम का पहला सक्सेसर आता है अकबर टू, 1806 से लेकर 1837, और ये अकबर टू ही जाके अपने राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल देता है। पहले उसे राम मोहन राय थे, राम मोहन रॉय, उसके बाद अकबर टू टाइटल देते हैं राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल, कि भाई राजा राम मोहन राय तुम जाओ यार वहाँ पे, क्या कहते हैं, इंग्लैंड जा रहे हो, अब इंग्लैंड जाओगे तो इंग्लैंड जाके ऐसा करना कि अंग्रेज़ों से बात करना और हमारी पेंशन बढ़वा देना। तो ये सब बातें हुई होंगी पेंशन बढ़वाने पे, उसके बाद उनको टाइटल दे दिया राजा का। और कौन कौन है सक्सेसर शाह आलम के? अकबर टू और बहादुर शाह। बहादुर शाह को तो 57 के अंदर फिर ये रंगून भेज दिया जाता है, जब 1857 की क्रांति होती है ना, उसके बाद बहादुर शाह को रंगून भेज देते हैं, और रंगून जाके फिर उनको अल्टीमेटली वो, ठीक है। हु ग्रांटेड दीवानी ऑफ द बंगाल? देखो सेम क्वेश्चन, बंगाल की दीवानी 1765 में किसने दी भाई? मुगल एम्परर, मुगल राजा शाह आलम ने। इन विच किस गवर्नर के टेन्योर के अंदर दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी? भाई शाह आलम। इतनी ज़्यादा अपन ने रामायण पढ़ ली कि भाई साहब जिस टाइम 1765 के अंदर ये होता है, क्या कहते हैं, बैटल का बक्सर का युद्ध, उस टाइम कौन, बक्सर का युद्ध नहीं, जैसे 1765 के अंदर जो इलाहाबाद ट्रीटी होती है, उस टाइम कौन था यहाँ का वो गवर्नर बंगाल का? वो था अपना लॉर्ड क्लाइव। अपन ने पढ़ा है ना कि भाई 1757 से लेके 1760 तक था, 1757 से लेके 1760 तक जो था गवर्नर कौन था? क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद 1765 से लेकर 1767 तक 65-67 तक दोबारा लॉर्ड क्लाइव आ जाता है। एम्परर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। शाह आलम ने, देखो ये अभी अपन ने ऊपर बात की थी कि भाई साहब शाह आलम, वो डेट ट्रीटी की याद करो, शाह आलम ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी राइट इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया? इज राइट आंसर। अभी अपन ने बात की थी 12 अगस्त, जो मैंने बिल्कुल ऑरेंज कलर से मार्क कर रखा था। वेयर वॉज अ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की? इन द अर्ली पीरियड। इसका आंसर वैसे सूरत है, लेकिन अर्ली पीरियड का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन ऑब्सक्योर हो गया है, क्योंकि अर्ली पीरियड में पहले सूरत में होती है, फिर बाद में ये बॉम्बे में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़े कम ही पूछना बढ़िया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर है सूरत। देखो सूरत जो थी वो थी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रेसिडेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द फाउंडिंग ऑफ ईस्ट। प्रेसिडेंसी को कब एस्टेब्लिश किया गया? जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सूरत के अंदर, ठीक है, 1613 के अंदर। विच एंड उसके बाद क्या होता है कि जब प्रेसिडेंसी को बाद में बॉम्बे ले गई है, ठीक है, पहले सूरत के अंदर थी। अब देखो भाई साहब, दीवान, डिप्टी दीवान लगाया गया मुर्शिदाबाद का, डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद, या फिर उसको बोल सकते हैं डिप्टी दीवान ऑफ बंगाल, क्योंकि बंगाल के अंदर ही मुर्शिदाबाद आ रहा था, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने
डिप्टी दीवान किसको चुना, किसका, बंगाल का, आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? इसका आंसर है मोहम्मद रज़ा खान। 2 जगह ये लोग डिप्टी दीवान चुनते हैं, एक बंगाल के अंदर, एक बिहार के अंदर। नीचे एक्सप्लेनेशन देखो, सारी बात समझ में आ जाएगी। सेकंड ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, अगस्त 12 1765। मुग़ल एम्परर शाह आलम II ने क्या किया, इलाहाबाद में रहने लग गया। शाह आलम ने अपने सारे दीवानी राइट दे दिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की कंपनी को, ठीक है। उसके बदले में इतना पैसा देना था कंपनी को, ठीक है, इसके बारे में अपन कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन 2 दीवान चुने गए, 2 दीवान्स, मोहम्मद रज़ा खान जो कि बंगाल के लिए, और राजा सीतप राय, या फिर इसको रॉय भी बोलते हैं, ROY, राजा सीतप राय बिहार के लिए। तो अब सारा का सारा जो दीवानी और निज़ामत का वाला काम था ना, वो इंडियंस करेंगे, लेकिन सारा का सारा अथॉरिटी किसके हाथ में है, ब्रिटिश कंपनी के हाथ में। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इन टू कॉन्टेक्ट विद द ग्रांट ऑफ दीवानी राइट्स ऑफ द 1765? इसका आंसर है खासी। गारो खासी जयंतिया जो अपनी पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वहाँ पे ये लोग सबसे पहले, इनके साथ ये जो खासी वाले हैं ना, खासी वाले रिवोल्ट कर देते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो क्यों करते हैं कि होता क्या है, सिलहट जो है वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आ जाता है, और अंग्रेज़ क्या करने की कोशिश करते हैं, सिलहट से लेके इन पहाड़ों तक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सिलहट आज की डेट में बांग्लादेश के अंदर है, तो सिलहट से लेके ये लोग यहाँ तक रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, गारो खासी वाली पहाड़ियों तक। तो ये जो यहाँ खासी वाले लोग हैं ना, खासी वाले लोग सोचते हैं कि अरे बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे आसपास में, लोग डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये तीरथ सिंह के अंडर रिवोल्ट कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, कि सिलहट की दीवानी राइट्स ऑफ सिलहट ब्रिटिश ने ले ली 1765 के अंदर, और एक बंदा होता है स्कॉट जो सिलहट को इन गारो खासी जयंतिया वाले हिली एरिया से जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। इस वजह से खासी ट्राइब रिवोल्ट कर देता है अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह। बस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फोर्ट इन इंडिया इन 18th सेंचुरी? देखो भाई, क्या चीज़ें हैं, 4 बैटल दे रखी है अपने, और यूँ कह रहा है कि करेक्ट कौन सा सीक्वेंस है इसका। बैटल ऑफ वांडीवोश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबुर और बैटल ऑफ प्लासी। तो अपन ने एक चीज़ तो ये पढ़ी है कि बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो 57 में होती है, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर जो होती है वो 1764 के अंदर होती है, ठीक है। और कह रहा है करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहले कौन सा हो और बाद में कौन सा हुआ। तो इस हिसाब से ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या रखा है, इस हिसाब से तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं अगले में। सबसे पहले देखा गया बैटल ऑफ अंबर, फिर आता है बैटल ऑफ प्लासी, फिर आता है बैटल ऑफ वांडीवश, और फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर। देखो भाई, बैटल ऑफ अंबुर जो है वो होती है 1749 में, 1749 में। बैटल ऑफ प्लासी जो होती है वो होती है 1757 में। बैटल ऑफ वांडीवॉश जो होती है वो होती है 1760 में, 1760 में। बैटल ऑफ बक्सर होती है 1764 में, ठीक है। तो इस हिसाब से बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ वांडीवोश और बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल सही रास्ता है, ठीक है। बैटल ऑफ वांडीवोश मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इट वॉज बिटवीन द अंग्रेज एंड फ्रेंच। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका सीधा। ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी इज़ द राइट ऑप्शन। आज इस प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 के अंदर। बैटल ऑफ अंबुर कब हो रही है, 1749 अगस्त के अंदर। इसमें क्या होता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और अंग्रेज़ तीनों मिलके अनवरुद्दीन को मार देते हैं एट द बैटल ऑफ अंबुर, ठीक है, 1749 के अंदर। इसके बाद क्या होता है, मुजफ्फर जंग जो होता है वो दक्कन का सूबेदार बन जाता है, और ड्यूप्ली जिसको भी बोलते हैं, यहाँ पर ड्यूप्लेक्स भी बोलते हैं, वो बन जाता है गवर्नर ऑफ ऑल मुगल टेरिटरीज साउथ ऑफ रिवर कृष्णा। रिवर कृष्णा के साउथ में जितनी भी मुगल टेरिटरीज थी उनका गवर्नर ड्यूप्लेक्स बन गया, ठीक है। और जो निज़ाम था उसने सरेंडर्ड सम डिस्ट्रिक्ट्स इन द नॉर्दर्न सर्कल टू फ्रेंच आर्मी जो थी बुस्सी के अंडर हैदराबाद में स्टेशन हो गई। इन चीज़ों को अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे जब कभी अपन हिस्ट्री सीरियसली पढ़ेंगे, मतलब अभी तो अपने क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इतनी बात की जा सकती है। बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में अपनी अच्छी खासी बात हो गई भाई। सिराज था, सिराजुद्दौला, जो कि भाई अली वर्दी खान का
वो था दोहिता था, मतलब अब उसकी बेटी का लड़का था। और होता क्या है कि बंगाल सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई होती है, तो इसके बाद जो बंगाल है वो चला जाता है अंग्रेज़ों के हाथ में एक हिसाब से। और सिराजुद्दौला के बाद में जो वहाँ पे नवाब आता है वो मीर जाफ़र आता है। मीर जाफ़र को रखा है यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने। मीर जाफ़र क्या करता है कि मीर जाफ़र बोल देता है कि भाई ये सामान तुम कलकत्ता वगैरह का ये जो सारा सामान है ये तुम रख लो। क्लाइव भाई साहब को मीर जाफ़र ने 2,34,000 पाउंड्स का पर्सनल गिफ्ट दिया, कंपनी के लिए नहीं, पर्सनल। क्लाइव भाई साहब रख लो। क्लाइव ने भाई साहब यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा कमाया, इतना ज़्यादा पैसा लूटा कि अल्टीमेटली क्लाइव जाके वहाँ पे इंग्लैंड में अपने ढाई करके गोली मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। ठीक है, मतलब तुम इतना गलत काम करने के बाद वो अंदर की अचानक से अंतरात्मा जागी होगी उसकी, अरे राम मैंने क्या कर दिया, इसलिए फिर उसने गोली मार ली। खैर, ये हो गई बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ वंडीवोश। बैटल ऑफ वंडीवोश किस किस के बीच में होती है? अंग्रेज़ों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में। फ्रेंच को हरा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। सर आयरकूट जो थे वो थे लीडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और फ्रेंच की जो आर्मी थी दैट वाज लेड बाई लल्ली इसको लीड कर रहे थे, मतलब काउंट डे लैली। ठीक है, ये काउंट लैली वाला इसका नाम याद रख लो, अभी ये आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें फिर आप कहीं सोचो कि भाई ये कहाँ से आ गया। क्या बताया? बैटल ऑफ वांडीवश के अंदर अंग्रेज़ों को लीड कर रहे थे आयरकूट और फ्रेंच को लीड कर रहे थे काउंट डे लैली। बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम टू, और अंग्रेज़ों की तरफ से थे हेक्टर म्यूनरो। बस यही इसका एक्सप्लेनेशन। आगे चलो। उस फ्रेंच, देखो वही आ गया ना, उस फ्रेंच कमांडर का नाम बताओ जो बैटल ऑफ वांडीवश के अंदर हार गया था। लल्ली भाई साहब हार गए थे, लल्ली, काउंट द लल्ली भाई साहब हार गए थे यार इन द बैटल ऑफ वांडीवश। अभी अपन ने वांडीवश के बारे में बात की, 1760 के अंदर होती है। उसके अंदर क्या हुआ? ऑप्शन चेक करते हैं। फ्रेंच ने अंग्रेज़ों को हरा दिया क्या? ना, फ्रेंच कैसे अंग्रेज़ों को हराएंगे? नहीं, अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। वाह भाई वाह। ब्रिटिश ने ब्रिटिश को हरा दिया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। यस, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। द फेमस बैटल ऑफ वांडीवश जो होती है वाज फोर्ट बाय ब्रिटिश। वांडीवश वाली लड़ाई किसके साथ हुई? ब्रिटिश ने किसके साथ लड़ी? सेम क्वेश्चन, फ्रेंच के साथ लड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 समाप्त। अब देखो, IAS प्री का आया क्वेश्चन है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में होता? करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच किया गया है? करेक्ट, बैटल ऑफ बक्सर क्या कह रहा है कि मीर जाफ़र और क्लाइव के बीच में हुई। देखो भाई साहब, मीर जाफ़र जो है ना, मीर जाफ़र लल्लू लाल आदमी था। मीर जाफ़र ने पहले सिराजुद्दौला को हरा, क्या कहते हैं उसको, जो था ना वो अलीवर्दी खान वाला पोता, उसको हराया और उसके बाद खुद नवाब बन गया। उसके बाद फिर खुद नवाब बनने का इसका औकात नहीं रहा तो इसकी जगह मीर कासिम आ गया। तो इसकी तो बस की बात थी नहीं कुछ। तो ये तो बैटल ऑफ बक्सर तो किस किस के बीच में हुई थी? ये अपना बंगाल का नवाब शाह आलम टू और क्या कहते हैं ये सुजाउद्दौला। तो ये तीनों एक तरफ थे और हेक्टर म्यूनरो एक तरफ था। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब आता है सेकंड, बैटल ऑफ वांडीवश। बैटल ऑफ वांडीवश किस किस के बीच में हुई थी? इतनी देर से अपन ने बात कर रही है। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवश हुई थी फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन ठीक है? ये ऑप्शन ठीक है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले एक बार आगे वाले ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि UPSC क्वेश्चन है। तो अगला आता है बैटल ऑफ चिलियन वाला। बैटल ऑफ चिलियन वाला किस किस के बीच में हुई? इसका दे रखा है डलहौजी और मराठा के बीच में। नहीं भाई साहब, ये जो हुई थी ये हुई थी अपनी उनके साथ में सिख के साथ बैटल में हुई थी। सिख्स के साथ बैटल हुई थी अंग्रेज़ों की। तो ये तो गलत हो गया। बैटल ऑफ खुर्द ये किस किस के बीच में होती है? ये हुई थी मराठा और निज़ाम के बीच में, ना कि निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये अपन ने पढ़ाई है कि बैटल ऑफ वांडीवश फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। तो दिस इज राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, वॉज फोर्ट बैटल ऑफ बक्सर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम, इन तीनों ने मिलकर लड़ी थी हेक्टर म्यूनरो के खिलाफ। तो बैटल ऑफ बक्सर हो गई। बैटल ऑफ वांडीवश अपने को पता ही है। अब बैटल ऑफ चिलियन वाला और बैटल ऑफ खुर्द अपन देख सकते हैं आराम से शांति से। बैटल ऑफ चिलियन वाला
जो कि 1849 के अंदर होती है, 13 जनवरी को। तो इसके अंदर अंग्रेज़ों को लीड कर रहे थे गफ, ठीक है, लॉर्ड गफ अंग्रेज़ों को लीड कर रहे थे। और सिख की तरफ से जो लोग थे वो था शेर सिंह आदमी इधर से लीड कर रहा था। और लड़ाई जो थी वो अनडिसाइडेड थी, ये नहीं समझ में आया कौन जीता कौन हारा। और लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम 1849। अब क्या आता है बैटल ऑफ खुर्द। बैटल ऑफ खुर्द जो होती है वो मराठा के बीच में और निज़ाम के बीच में होती है, जिसके अंदर निज़ाम को हरा दिया गया। बैटल ऑफ खुर्द किसमें हुई? 1795 में, बिटवीन द निज़ाम एंड द मराठा। और क्या कहते हैं बैटल ऑफ चिलियन वाला बिटवीन द शेर सिंह और क्या कहते हैं ये अपना कमांडर गफ। उस टाइम डलहौजी के वो थे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया? सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से किसने अपोज किया? देखो भाई, जो उस टाइम अगर अंग्रेज़ नहीं आते ना इंडिया के अंदर, तो मराठा जो है ना वो लोग आराम से इंडिया पर रूल करते, पूरे इंडिया पे मराठास का इतना दबदबा हो गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। इसका देखते हैं अपन एक्सप्लेनेशन कि मराठा, यार इसको एक सेकंड रुक जाओ, कि मराठा अपोज्ड ब्रिटिश विगरसली। मराठा को जब 3 एंग्लो वार होती हैं उसके बाद सप्रेस किया गया। और ऑन द रूइंस ऑफ, जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो रहा था धीरे धीरे, तो मराठा एम्पायर अपने जड़ें मजबूत कर रहा था। ठीक है, लेकिन इसी टाइम ब्रिटिश भी आ गए और ब्रिटिश ने अपना दबदबा बना लिया। जब पहली अपनी एंग्लो मराठा वार होती है तो जो अंग्रेज़ हैं वो हारते हैं अच्छे खासे, ठीक है, और उसके साथ ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ख़त्म होती है पहली एंग्लो मराठा वार। लेकिन होता क्या है, वेलेस्ली आता है, उसने पेशवा जो था बाजीराव टू, जहाँ तक मेरा नाम याद आ रहा है मेरे ध्यान से, उसका नाम बाजीराव टू था। यस, बाजीराव टू नाम उसका। तो बाजीराव टू को सब्सिडरी अलायंस के अंदर फंसा लिया उसने, ठीक है। और जैसे सब्सिडरी अलायंस में फंसे भाई साहब ये, तो बस गड़बड़ हो गई और ये सारे के सारे ढेर हो गए एंग्लो, मतलब मराठास अंग्रेज़ों के सामने ढेर हो गए। बस ये बात होती है। नहीं तो मतलब जब क्या है ना कि जब लीडरशिप कमज़ोर हाथों में पड़ जाती है ना, तब ऐसे काम होते हैं। कैसे? ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली, ठीक है। इसकी पूरी कहानी है कि भाई साहब जो पेशवा होता है उस टाइम का, वो जाके यशवंत राव होलकर के भाई को मार देता है। उसके बाद यशवंत राव होलकर आता है, वो आता है कि पेशवा तो रुक, तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे को भगा के मारूंगा। तो पेशवा भागा जाता है, कहता है कि अरे अंग्रेज़ों को बचा लो। अंग्रेज़ों के पास गया तो अंग्रेज़ कहते हैं ये लो कोरा पन्ना, इस पर लिखा है SA सब्सिडरी अलायंस, और इस पर तुम सिग्नेचर कर दो। तो भाई साहब पेशवा ने उसमें साइन कर दिए। अब पेशवा ने उसने साइन कर दिए, तो अब क्या हुआ, पेशवा को बचाने की जिम्मेदारी अंग्रेज़ों की आ गई, ब्रिटिश की, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा हिस्ट्री चलती रहती है। खैर, इसमें क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के अंदर इतना ही है, 29 तक है। तो इस वाले लेक्चर को अपन यहीं तक रखते हैं। मेरे हल्की से जुकाम भी हो रही है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शबा खैर और जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद।